दोस्तों नमस्कार। इस दौर में देश गृह मंत्रालय चला रहा है और गृह मंत्रालय के ऊपर निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय की है, यानी पीएमओ की। इसीलिए किसी भी मंत्रालय के भीतर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय की जानकारी गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाती है और उस पर आखिरी मोहर तमाम निगरानी रखने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े नौकरशाह लगाते हैं। और यह सरकार हर मंत्रालय को लेकर इसी तर्ज पर चलती है कि आखिर में बजट हर मंत्रालय के भीतर का, आखिर में हर मंत्रालय के भीतर की कोई भी नीतिगत फैसले की जानकारी और हर नीतिगत फैसले के साथ जुड़ा हुआ बजट हो या उसके साथ प्रचार प्रसार की परिस्थिति हो, सब पर आखिरी मोहर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे नौकरशाह की ही लगती है। यानी एक सहमति पीएमओ से बनती है और उसके बाद इस देश में लागू होती है। यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर कोई निर्णय लिया गया, उस निर्णय की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को बाखूबी थी। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के जरिए या फिर स्कैनिंग के जरिए जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर है, या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर नौकरशाहों की भर्ती हो या इस देश के भीतर किसी भी मंत्रालय के भीतर भर्ती हो रही हो, उसकी जानकारी पीएमओ में बैठे नौकरशाह को नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है। दर्जनों मंत्रालय काम कर रहे हैं, दर्जनों से ज्यादा हर मंत्रालय को लेकर 3 बड़े अधिकारी पीएमओ में बैठे हुए हैं और सारा काम एक लिहाज से कहें ऑनलाइन चलता है। जानकारी आती है, जानकारी पर डिस्कशन पीएमओ के भीतर होता है। कोई गड़बड़ी होने पर गृह मंत्रालय अगर उसमें शरीक हो सकता है तो वह भी शरीक हो जाता है। दरअसल आज इन बातों का जिक्र करने की जरूरत क्या है? जरूरत सिर्फ इस बात को लेकर है कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा अगर हो जाए तो बात वहीं रुकेगी या नहीं रुकेगी, क्योंकि हर मंत्रालय के भीतर 2 बातों का ध्यान शुरू से ही रखा गया। शुरू से मतलब इस देश में जब से मोदी सरकार आई, इन 2 बातों के इर्द गिर्द ही पूरे देश की गवर्नेंस चलाई गई। मंत्रालयों को काम उसी तर्ज पर करना पड़ा। ये 2 बातें बहुत साफ थी। पहली बात, हर फैसले के साथ या हर मंत्रालय के कामकाज के साथ ज्यादा से ज्यादा प्लेयर बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, उसके ठीक उलट बहुत कम प्लेयर होने चाहिए। यानी अगर 1-2 प्लेयर से काम चल जाए तो चला लीजिए। 1-2 प्लेयर का मतलब यह है, अगर आपने फैसला किसी एक क्षेत्र को लेकर लिया, वो क्षेत्र माइनिंग हो सकता है, वो क्षेत्र पावर प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है, वो क्षेत्र कम्युनिकेशन के क्षेत्र में किसी को लाइसेंस देना हो उसको लेकर हो सकता है, वो क्षेत्र रेलवे से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो इस देश के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला हो सकता है। वो फैसला सीबीएसई की परीक्षा कराने को लेकर भी हो सकता है और उसकी जानकारी पीएमओ में बैठे अधिकारियों को होती है। और इसके साथ ही नया सवाल यह भी होता है तब इसमें मंत्री की भूमिका कितनी बड़ी होती है, या मंत्री सिर्फ और सिर्फ उस दस्तावेज पर अपनी चिड़ियां बैठाता है जिसके बाद नौकरशाही काम में लग जाती है और नौकरशाही दर नौकरशाही जिसकी हायरार्की मंत्रालय से निकलकर गृह मंत्रालय होते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होने की दिशा में आ जाती है। उस पॉलिसी को लेकर कभी भी कोई प्रचार प्रसार उस मंत्रालय का मंत्री नहीं करता है, बल्कि पीएमओ तय करता है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही हर जगह आपको चस्पा दिखाई देगा। यहां तक कि कोई बड़ा फैसला किसी मंत्रालय ने इस देश के लोगों के लिए कर ही लिया तो भी उसकी जानकारी अगर इस राष्ट्र को दी जाएगी तो वो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए दी जाएगी। और यहीं से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है। यह सवाल हर मंत्रालय के बजट का होता है। हम लोग इससे पहले लगातार मोनेटाइजेशन का लेकर जिक्र करते रहे, यानी किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने को लेकर जो पैसा खर्च होगा वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराया जाए। लेकिन नया सवाल यह है कि अगर पीएमओ ही सब कुछ तय कर रहा है तो फिर उसके प्रचार प्रसार किस कंपनी को देना है, किस प्राइवेट सेक्टर को उसमें लगाना है, उसकी भी सूची वरीयता के हिसाब से पीएमओ में पहुंची होती है, पहले से पड़ी होती है और उसी पर मोहर सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से, जिससे पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो, पॉलिटिकल फंडिंग बढ़े और राजनीतिक विस्तार में किसी दूसरी विपक्षी पार्टी तक वो कंपनी ना पहुंचे। यानी सरकार से ठेका अगर आपको मिल रहा है तो फिर उसका 1 पैसा भी उस स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो गैर बीजेपी है, तो उस तक पहुंचना नहीं चाहिए। सवाल अब यहां से एंट्री होती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस हकीकत को जानते समझते हैं कि दरअसल यह देश पीएमओ से ही चल रहा है और यह भी जानते हैं कि दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो निर्णय एजुकेशन मिनिस्ट्री में लिया गया या फिर जो निर्णय सीबीएसई के चेयरमैन ले रहे थे और सेक्रेटरी उस पर अपनी चिड़ियां बैठा रहे थे, उसकी जानकारी पीएमओ को नहीं थी, बिल्कुल थी। और जब जानकारी उनकी थी या उनकी सहमति हो गई उसके बाद ही यह तय किया गया। लेकिन इससे पहले जिन 2 बातों का जिक्र हम कर गए उसमें एक बात तो बहुत साफ थी, बहुत कम प्लेयर होने चाहिए, और दूसरी बात थी कि कम प्लेयर के लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। उस टेक्नोलॉजी के दायरे में प्रॉफिट आता है, यानी बजट कम खर्च हो और फायदा ज्यादा हो। यही वो बात है जिसके आश्रय इस देश में मौजूदा वक्त में हर मंत्रालय काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए,
ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व मत कीजिए, लाइसेंस चंद हाथों में दीजिए, प्रॉफिट आपस में बांटना सीखिए और इसके जरिए इस देश के बजट पर कोई दबाव ना पड़े और हर मंत्रालय के जरिए जो प्रचार का बजट है वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए ही तय होगा। यानी प्रधानमंत्री की तस्वीर जो आप इस देश के हर अखबार में, हर डिपार्टमेंट, हर मंत्रालय को लेकर, हर पॉलिसी डिसीजन को लेकर, यहां तक कि अब तो बात स्टेट तक भी चली गई है, यानी जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भी जो पॉलिसीगत डिसीजन होगा उसकी धारा पीएमओ तक आएगी और प्रचार प्रसार में खुद ब खुद प्रधानमंत्री का चेहरा वहां पर चस्पा हो जाएगा। फिर लौटिए एजुकेशन मिनिस्ट्री और धर्मेंद्र प्रधान पर। अब सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो गया तो इसके बाद किस किस मंत्रालय के किस किस मंत्री पर गाज गिरेगी, क्योंकि इस दौर में भारत सरकार की सीएजी ने केंद्र के किसी भी मंत्रालय के किसी भी डाटा को रखा ही नहीं है। यानी सीएजी की रिपोर्ट जो हर बरस पार्लियामेंट में रखी जाती है उसमें आपको जानकर हैरत होगी कि 90% रिपोर्ट इस देश में राज्यों को लेकर है। अगर आप पिछले बरस का भी जिक्र करें तो जो सीएजी की रिपोर्ट थी वो कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और असम को लेकर थी। वहां पर जो भी खर्चा पानी हो रहा था, गलत हो रहा था, सही हो रहा था, उसको सही करना चाहिए, उसकी जो पूरी की पूरी आंकड़ों की मांग थी वो चंद करोड़ में सिमटी थी। ये सारी बातें लगातार सीएजी के जरिए होती है। सीएजी की नियुक्ति सरकार करती है, यानी जो अधिकारी वहां पर बैठा होगा उसकी नियुक्ति सरकार करेगी। सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो मोदी कैबिनेट और उसके मातहत जो मंत्रालय चल रहे हैं वहां पर होने वाले निर्णयों पर जो खर्च हो रहा है उस खर्च का कच्चा चिट्ठा बाहर निकलकर आए। अब सवाल है कि अगर सीबीएसई का खाका, बजट, पैसा, कंपनी और गड़बड़ी, इन सब के जरिए पूरे देश ने जान लिया और इसको उभारने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि इस देश का वही छात्र है जो इन परीक्षाओं में जुड़ा हुआ था और जो राहुल गांधी अपने तौर पर इस देश को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि दरअसल मोदी सरकार के भीतर एक मंत्रालय नहीं, कमोवेश सरकार ही इस दिशा में काम करती है कि सिर्फ एक चेहरा रहे, उसी का निर्णय हो, उसी निर्णय के आश्रय इस देश को चलता हुआ दिखाई दे और उस निर्णय के दायरे में चंद कॉरपोरेट हों जो सत्ता के मित्र हों और इसी के आश्रय पूरी इकोनॉमी इस देश की बनाई गई है। तो अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर धर्मेंद्र प्रधान, उनका जिक्र होता है तो क्या कल को फाइल खुल नहीं सकती है जब वो तेल मंत्री थे? इस देश में नौकरशाही तो इधर से उधर होती है, लेकिन एक क्षण के लिए गौर कीजिए जो राहुल गांधी ने कल सोशल मीडिया पर यह कहकर लिखा कि आपने नौकरशाही तो बदल दी लेकिन मंत्री का क्या होगा। उन्होंने लिखा कि सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर कर दिए गए, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर कर दिए गए, एक सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई, असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान जो सुरक्षित हैं, अधिकारियों को हटा दिया गया, मंत्री को बख्श दिया गया। यह जवाबदेही नहीं, यह कवर अप है। यहां तक तो बात आप समझ गए। इसके बाद देखिए, हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो, यानी एक व्यक्ति नहीं बल्कि जुडिशियल इंक्वायरी का वो जिक्र कर रहे हैं। और ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18,50,000 सीबीएसई छात्रों की परवाह होगी, धर्मेंद्र प्रधान उस पद से हटाए जा चुके होते जिस पद पर वो मौजूद है। यहां पर एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, यह मांग मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी फाइल नहीं है। मंत्रालयों के भीतर जो फाइलों की आवाजाही होती है वो कमोवेश इस देश के तेल मंत्री, जिस वक्त दुनिया के बाजार में तेल सस्ता था, भारत के भीतर नागरिकों को तेल महंगा क्यों मिल रहा था, वो कौन सी फाइल थी? इस देश के भीतर जब रशिया से तेल लिया जा रहा था और अमेरिकी डील की तरफ कदम बढ़ रहे थे, तो अमेरिकी डील के साथ एग्रीकल्चर क्षेत्र पर सहमति हो या ना हो, या अमेरिका उस दिशा में कैसे आगे बढ़ जाए जिस क्षेत्र में भारत को बढ़ना नहीं चाहिए, तो क्या कॉमर्स मिनिस्ट्री की उसमें पहुंच पकड़ थी या नहीं थी? वो कौन सी फाइल थी? इस देश के भीतर जो कोर सेक्टर है, उस कोर सेक्टर के भीतर कंपनियों की तादाद जो है वो एवरेज 5 से 6 कंपनी है, यानी प्रतिस्पर्धा भी नहीं है और प्रोडक्शन भी नहीं है। और दोनों अगर नेगेटिव में जा रहा है तो वो कौन सी फाइल थी जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट जब फेल हो गया तो उसके बाद और कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को ना आने देते हुए चंद प्राइवेट सेक्टरों के जरिए ही पूरे कोर सेक्टर को चलाने की कोशिश की गई। वो चाहे सीमेंट हो, चाहे स्टील हो, चाहे पावर हो, चाहे माइनिंग हो, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो कोर सेक्टर के तहत आता है, उस दायरे में सिर्फ 4 से 5 कंपनियां ही क्यों आई, उसको लेकर कौन सी फाइल तैयार बैठी थी? और उस नौकरशाह की तरफ ध्यान जाएगा या उस मंत्री की तरफ ध्यान जाएगा? नौकरशाहों के हेरफेर में एजुकेशन मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी हटा तो उसको आपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में लगा दिया। एग्रीकल्चर के भीतर किसने निर्णय लिया था कि जो मंडी तक
अनाज पहुंचना चाहिए अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है, और राज्य दर राज्य जो अनाज की कीमत है वह भी वैरी कर रही है, राज्य दर राज्य जो लागत है वह भी अलग अलग है, और राज्य दर राज्य जो किसानों को मिलना चाहिए वह भी मिल नहीं पा रहा है। यहां तक कि किसान सम्मान निधि में भी जो सरकार जारी करती है पैसा देना, वह भी राज्य दर राज्य वैरी क्यों कर रहा है। और चुनावी राज्य को लेकर सरकार को सक्रिय होना चाहिए और वहां के ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि मिल जानी चाहिए। यह कौन सी फाइल थी? यानी इस पूरी परिस्थिति के भीतर हर मंत्रालय, अगर आप एमएसएमई को समझ रहे हैं तो एमएसएमई को जो लाभ कोविड काल में दिया गया, या फिर इस देश के कॉरपोरेट का जो टैक्स माफ किया गया कोविड काल में, उसके बाद से बड़ी इंडस्ट्री हो, कॉरपोरेट हो या एमएसएमई हो, इन तमाम जगहों पर नौकरियां कम क्यों हो गई? वो कौन सी फाइल थी जिसमें कहा गया कि नौकरियां मायने नहीं रखती है? मायने रखता है कुछ तो वो प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब होता है पैसा। वो कौन सी फाइल चली थी फाइनेंस मिनिस्ट्री से जिसमें कहा गया था कि दरअसल इस देश के इंडस्ट्रियलिस्टों को जो लोन चाहिए वो लोन देते चले जाइए, जितनी बड़ी तादाद में चाहिए दीजिए, एक नहीं अधिक से अधिक वो 6 बैंकों से लोन ले सकते हैं। और बैंकों का रिफॉर्म जो था वो आपस में बैंक को मिलाते हुए किया तो गया, लेकिन इस दिशा में क्यों देखा गया कि अगर बैंक कंगाल हो रहा है, बैंक अगर बिकने की स्थिति में आ रहा है, बैंक के भीतर फ्रॉड हो गया, तो इसको कोई विदेशी बैंक ही खरीदे। इस देश के भीतर में आप दस्तावेजों को रख सकते हैं, लेकिन कोई विदेशी बैंक अगर खरीद लेता है, जैसे सिंगापुर का बैंक आया और उसने भारत के एक बैंक को खरीद लिया, तो यहां के सारे डाटा और डॉक्यूमेंट बाहर चले गए। नई सरकार कोई भी आएगी, नया व्यक्ति कोई भी आएगा, नई जांच कमेटी कोई भी बनेगी, उन दस्तावेजों को वो नहीं मंगा सकती है। यह कौन सी फाइल थी, कौन सा मंत्री था, कौन सा नौकरशाह था जिसने इस फाइल को तैयार किया? यानी इस देश के भीतर अगर हर मंत्रालय, बैंक, अगर हमने एमएसएमई का जिक्र किया तो यहां और महत्वपूर्ण है, कोविड के बाद जितनी बड़ी तादाद में मदद हुई, बावजूद इसके 1 लाख से ज्यादा छोटी और मंझोली इंडस्ट्रीज देश में बंद क्यों हो गई? और इस दौर में जब हम लगातार अपने साथी कॉरपोरेट को सब कुछ दे रहे हैं, तो भी उन कॉरपोरेट्स की रिटेल की दुकान हो या देश के भीतर अलग अलग जगहों पर खुली हुई दुकानें हैं, उसके शटर क्यों गिरने लग गए? और इसी दौर में जो बड़े कॉरपोरेट थे, जिनके मामले एनसीएलटी में पहुंचे थे, जो खुद को दिवालिया घोषित कर रहे थे, तो दिवालिया घोषित करने के वक्त भी उनको बैंकों से लोन कैसे मिल रहा था? और जो दिवालिया घोषित करके अपनी कंपनी को एनसीएलटी के हवाले कर रहे थे, एनसीएलटी जिन कंपनियों को बिचवा रहा था और मार्केट में वो सस्ते या औने पौने दाम में जिन लोगों को दिए जा रहे थे, वह भी अपने घर से पैसा नहीं लगा रहे थे, उनको भी लगभग 80% बैंक ही लोन दे रहा था। यानी बैंक से लोन उठाया, कंपनी डुबोई, कंपनी डूबी, उसको किसी दूसरे ने खरीदा, उसने भी बैंक से लोन उठाया। और इस दौर में भारत की इकोनॉमी, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर को देखे, कॉमर्स मिनिस्टर को देखे, पीएमओ को देखे, तमाम एनओसी के लिए होम मिनिस्ट्री को देखे, किसको देखे? तो क्या धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे सिस्टम का एक ऐसा पुर्जा है जिस पुर्जे को जैसे ही आप निकालिएगा, एक झटके में इस देश के भीतर वो साइकिल गड़बड़ाने लगेगी, जिस साइकिल को लेकर यहां के लोगों में जो अभी तक भरोसा है, और वो भरोसा खास तौर पर सीबीएसई के एग्जाम को लेकर जो युवाओं में टूटा है, कहीं संकट वहां तो नहीं आ जाएगा? और अभी तक राहुल गांधी जिस ओबीसी, जिस शेड्यूल कास्ट, जिस शेड्यूल ट्राइब, जिस माइनॉरिटी, जिस इकोनॉमिक बैकवर्ड के क्लास का जिक्र करते हुए ये कह रहे थे कि राजनीतिक मुख्यधारा में उनको नहीं लाया जाता, यानी सत्ता सिस्टम के भीतर उनको शामिल नहीं करती है, इस प्रधान के जरिए इस्तीफा लेने और ना लेने के बीच में दरअसल यही वो पेंच है जो सरकार को मुश्किल में डाल रहा है कि अगर एक पेंच खुलेगा तो सिर्फ विपक्ष की राजनीति को एक ही काम करना होगा, उसी सिस्टम के हिसाब से हर मंत्रालय को देखना शुरू कर देना होगा, और सरकार के लिए फिर मुश्किल आएगी और बात उठते उठते पीएमओ तक चली ही जाएगी। तो नौकरशाही को बदले या मंत्री के जरिए कई मंत्रालयों को दायरे में लाकर पीएमओ तक बात पहुंच जाए, मुश्किल क्या होगी? जो आखिरी मुश्किल है वो सबसे ज्यादा सत्ता को डरा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने बीते 6-8 महीनों से पॉलिटिकल पार्टी के मूवमेंट को सिर्फ और सिर्फ इस देश के जेनजी को खड़ा करने में लगा दिया है। यानी इस देश में तमाम मुद्दों को लेकर जो युवा तबका है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जुड़ा है, जो डिग्री लेकर रोजगार खोज रहा है, जो परीक्षा देकर नौकरी चाहता है, सब जगह अगर संकट है तो उनके इशू जो इस देश के तमाम मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं, उसके भीतर यह सवाल जिस दिन समा गया तो फिर सवाल सीबीएसई और धर्मेंद्र प्रधान भर का नहीं रहेगा। यह सवाल एक कंपनी के फ्रॉड का नहीं रहेगा, एक कंपनी को फ्रॉड तरीके से जिए गए लाइसेंस का नहीं रहेगा, या टेंडर पास किया गया इसको लेकर नहीं रहेगा। यह सवाल जुड़ेगा उस गवर्नेंस के तौर तरीके में जिसमें सरकार चंद प्लेयर्स चाहती है, जिसमें सरकार टेक्नोलॉजी तो चाहती है, लेकिन उस